सोचिए, एक सुबह आप घर से बाहर निकलें और आसमान से पानी नहीं बल्कि प्लास्टिक और कचरा बरसने लगे। समुद्र इंसानों का फेंका हुआ हर जहर वापस लौटाने लगे और तभी हजारों सालों से समुद्र की गहराइयों में छिपी एक रहस्यमयी प्रजाति दुनिया के सामने आकर कहे, ये धरती सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी है। आखिर कौन थे ये समुद्री जीव और क्यों उन्होंने पूरी मानव जाति को खत्म करने की धमकी दे दी? आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां इंसानों और समुद्र के असली मालिकों के बीच शुरू होने वाला है सबसे खतरनाक युद्ध। कहानी की शुरुआत समुद्र के ऊपर उठते एक भयानक तूफान से होती है, लेकिन आज आसमान से पानी नहीं बल्कि प्लास्टिक और कचरा बरस रहा था। उसी समय बारबरा अपनी बेटी के साथ कार में कहीं जा रही होती है। यह अजीब नजारा देखकर वह तुरंत अपने एक्स हस्बैंड बर्कले को फोन करती है। बर्कले उन्हें जल्दी घर लौटने के लिए कहता है, लेकिन रास्ते में इतना भारी ट्रैफिक होता है कि उनकी कार वहीं फंस जाती है। मजबूरी में बारबरा अपनी बेटी से कहती है कि वह पास की बिल्डिंग में भागकर चली जाए। तभी बाहर खड़ा बर्क देखता है कि एक भारी एंकर उसकी बेटी के ऊपर गिरने वाला है। वह बिना देर किए दौड़ता है और अपनी बेटी की जान बचा लेता है। थोड़ी देर बाद बारबरा भी वहां पहुंच जाती है और पूरा परिवार फिर से एक साथ हो जाता है। पूरी दुनिया की सरकारें समझ नहीं पा रही थीं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हर कोई आसमान से गिरते प्लास्टिक और समुद्र से निकलते कचरे को देखकर हैरान था। तभी समुद्र से बहकर टाइटैनिक भी न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, जो 114 साल बाद पहली बार दिखाई देता है। इन अजीब घटनाओं की शुरुआत तब हुई थी जब कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। जैसे ही उन्होंने जाल फेंका, उसमें मछलियों के साथ एक अजीब समुद्री जीव भी फंस गया। इसके बाद कहानी में बर्कले दिखाई देता है, जिसे समुद्र में तेल रिसाव की खबर मिलती है। उसे ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर इस मामले की जांच करनी थी। मिशन पर निकलने से पहले वह अपनी बेटी किर्बी को सुरक्षित उसकी मां के पास छोड़ने के लिए लंदन जाता है। अपनी बेटी और एक्स वाइफ से विदा लेने के बाद वह सार्जेंट हन्ना के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है और मिलिट्री प्लेन में बैठकर एक सीक्रेट जगह पर जाता है जहां उस समुद्री जीव की लाश रखी गई थी। पता चलता है कि वह जीव समुद्र किनारे से लगभग 3 मील दूर मिला था। जब मछुआरों ने उस राक्षस को जाल से बाहर आते देखा तो उन्होंने उसे गोली मार दी और उसकी लाश बेचने की कोशिश की, लेकिन समय रहते कर्नल वहां पहुंच गया और उसने पूरी घटना को छुपा लिया। उसने वह लाश खरीद ली ताकि सेना उस पर रिसर्च कर सके। पियर्स बताता है कि ऐसे जीवों का जिक्र प्राचीन कहानियों में भी मिलता है। उनकी प्रजाति का नाम होमो एक्वा था। वैज्ञानिकों ने जांच के दौरान उस जीव की गर्दन के नीचे एक मोती पाया जो पहले मिले दूसरे जीव के मोती से बिल्कुल मिलता था। इन समुद्री जीवों से संपर्क करने के लिए सेना ने पहाड़ों में कैंप लगाए और एक मशीन के जरिए समुद्र के भीतर सिग्नल भेजा। रात होने के बाद जब सब सो रहे थे, तब मॉर्गन और सारा को होमो एक्वा की लाश की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई। करीब 2:30 बजे दोनों को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अचानक जमीन पानी से भरने लगी और सारा धीरे धीरे नीचे धंसने लगी। मॉर्गन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ताकत सारा को नीचे खींच लेती है। कुछ सेकंड बाद मॉर्गन भी उसी तरह जमीन के अंदर समा जाता है। मदद मांगने के बावजूद बाकी सैनिक समय पर वहां नहीं पहुंच पाते। उसी दौरान वह लाश भी गायब हो जाती है। अलार्म बजते ही सारे सैनिक जाग जाते हैं। जनरल जब टेंट में पहुंचता है तो वहां मॉर्गन और सारा का कोई निशान नहीं होता। रेडियो से संपर्क करने पर पता चलता है कि रेडियो जमीन के नीचे है। जब वे जीव वहां से चले जाते हैं तो जमीन फिर से सामान्य हो जाती है। पियर्स नीचे झुककर देखता है और उसे मॉर्गन का हाथ दिखाई देता है। उसी पल बर्कले को एहसास हो जाता है कि वह एक बेहद खतरनाक मिशन पर आया है। वह पूछता है कि आखिर ये जीव हैं कौन? तब हन्ना बताती है कि उनकी टीम का काम अज्ञात प्रजातियों से संपर्क करना है। लेकिन होमो एक्वा कोई एलियन नहीं बल्कि इंसानों से भी पहले पृथ्वी पर रहने वाली प्रजाति है, जो हजारों सालों तक समुद्र के नीचे छिपी रही और अब फिर से जाग चुकी है। उसी रात सेना को एक होमो एक्वा समुद्र किनारे आता दिखाई देता है। जनरल सैनिकों को हथियार नीचे करने का आदेश देता है क्योंकि वह बातचीत करना चाहता था। ट्रांसलेशन मशीन की मदद से पियर्स उस जीव से बात करता है और उसे मीटिंग के लिए बुलाता है। वह समुद्री जीव बेहद गुस्से में था क्योंकि इंसानों ने उसके एक साथी को मार दिया था। जवाब में पियर्स कहता है कि उसने भी अपने 2 सैनिक खोए हैं। इसके बाद दोनों पक्ष शांति समझौते पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन वह समुद्री जीव कहता है कि उनकी जाति अब छिपकर जीते जीते थक चुकी है। उसी समय दुनिया के अलग अलग देशों में पहली बार लोगों को होमो एक्वा दिखाई देने लगते हैं। वे कहते हैं कि इंसानों से पहले यह दुनिया उनकी थी और अब वे इसे वापस चाहते हैं। दोनों प्रजातियों की पहली आधिकारिक मीटिंग लंदन में होती है। इसके लिए वाटरवे नाम का एक खास पुल बनाया जाता है जो जमीन और समुद्र को जोड़ता है। मीटिंग शुरू होते ही केट इंजीनियरों को वाटरवे चालू करने का आदेश देती है। तभी होमो एक्वा के साथ 3 और अजीब जीव दिखाई देते हैं। एक विशाल मछली, एक मरमेड और एक ऐसी औरत
जो इंसान जैसी लगती थी। कुछ ही समय में साल्ट इंसानी भाषा सीख जाती है और एम्बेसडर की बात समझने लगती है। मीटिंग की शुरुआत में साल्ट बताती है कि वह खुद यहाँ क्यों आई है। वह कहती है कि कुछ समय पहले उसके बच्चों का जन्म होने वाला था, लेकिन इंसानों के जहाजों से निकले तेल ने उस जगह को जहरीला बना दिया। माहौल शांत रखने के लिए जोनाथन कहता है कि इंसान अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, लेकिन साल्ट उसकी बात अनदेखी कर देती है और कहती है कि वह सिर्फ बर्ग से बात करेगी, क्योंकि वही अकेला इंसान था जिसने मरे हुए होमो एक्वा के प्रति सम्मान दिखाया था। ये जानने के लिए कि होमो एक्वा ने बर्कले को ही एम्बेसडर क्यों चुना, केट उसकी पूरी जिंदगी की जांच करती है। जोनाथन को दोनों प्रजातियों के बीच एम्बेसडर बनाने की कोशिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि साल्ट सिर्फ बर्ग से बात करना चाहती थी। इसलिए यूनिट का प्रेसिडेंट बर्ग से कहता है कि उसे इस जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जाएगा। जब बर्ग होटल पहुंचता है जहां उसे कुछ समय रुकना था, वहां बेहद कड़ी सुरक्षा होती है। उसकी बेटी और एक्स वाइफ पहले से वहां मौजूद थी। जब बारबरा को पता चलता है कि बर्ग को होमो एक्वा से बातचीत के लिए चुना गया है, तो वह हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ केट सोच रही होती है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो वे क्या करेंगे। तय समय पर बर्ग साल्ट से मिलने पहुंचता है। शुरुआती बातचीत के बाद साल्ट टेम्स नदी का पानी मांगती है। एजेंट तुरंत पानी लाने चले जाते हैं। जैसे ही पानी का गिलास आता है, बर्ग उसे साल्ट की ओर बढ़ाता है, लेकिन साल्ट कहती है कि यह पानी उसके लिए नहीं बल्कि बर्ग के लिए है। ये सुनकर बर्ग चौंक जाता है। वह स्क्रीन पर लिखी स्पीच पढ़ना शुरू करता है, लेकिन साल्ट कहती है कि उसे रटी हुई बातें नहीं सुननी। तब बर्ग स्क्रिप्ट छोड़ देता है और कहता है कि धरती और समुद्र का प्रदूषण इंसानों की मूर्खता का नतीजा है। वह अपनी जाति की गलती स्वीकार करता है और कहता है कि इंसानों ने धरती को बर्बाद किया है, लेकिन अब वे इसे ठीक करना चाहते हैं। ये सुनकर साल्ट कहती है कि उसे बर्ग पसंद है। उस रात होटल में बर्ग देखता है कि उसकी बेटी सो नहीं पा रही। असल में वह अपने पिता के लिए परेशान थी। बर्ग उसे अगले दिन घर भेजने की बात कहता है ताकि वह इस तनाव भरे माहौल से दूर रहे, लेकिन किर्बी अपने पिता के साथ रहना चाहती थी। अगली मीटिंग में बर्ग बताता है कि दुनिया के नेता और वैज्ञानिक मिलकर महासागरों को बचाने की योजना बना रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 2065 तक प्रदूषण को 50% तक कम किया जा सकता है, लेकिन यह सुनकर साल्ट गुस्से में आ जाती है। वह कहती है कि उनके लोग हर दिन मर रहे हैं और इंसान सिर्फ धीमी योजनाएं बना रहे हैं। वह बताती है कि प्रदूषण के कारण उनके लोग ठीक से देख और सुन भी नहीं पा रहे। बर्ग समझ जाता है कि साल्ट सही कह रही है। वह माफी मांगते हुए कहता है कि अगर दोनों प्रजातियां साथ मिलकर काम करें तो ये काम जल्दी हो सकता है। तब साल्ट जवाब देती है कि अगर होमो एक्वा मदद करेंगे तो बदलाव बहुत तेजी से आएगा। अचानक एक तूफान शुरू हो जाता है और पूरी दुनिया के समुद्र बदलने लगते हैं। इंसानों द्वारा समुद्र में फेंका गया सारा कचरा वापस जमीन पर आने लगता है। प्लास्टिक और गंदगी आसमान से बरसने लगती है। कहानी फिर उसी मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इतने नुकसान के बावजूद बर्कले समुद्री लोगों से बातचीत जारी रखता है, क्योंकि इंसान जानते थे कि वे इस युद्ध को जीत नहीं सकते। अच्छी बात यह थी कि साल्ट अभी भी शांति चाहती थी, लेकिन उसने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि समुद्र में किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं जाएगा और जहाज चलाना बंद करना होगा। दूसरी शर्त थी कि समुद्र और जमीन के बीच सख्त सीमाएं बनाई जाएं ताकि इंसान समुद्र में प्रवेश न करे। ये सुनकर कमेटी के सदस्य भड़क उठते हैं, क्योंकि इससे महाद्वीपों के बीच संपर्क टूट जाता। जब साल्ट ने इंसानों को गुस्से में देखा तो उसने अपनी आवाज बदल ली और खुद को एक पुरुष के रूप में बदल लिया ताकि माहौल शांत हो सके। लोगों के शांत होने के बाद वह फिर अपने असली रूप में लौट आई। अब वह तीसरी शर्त बताती है। वह कुछ समुद्री निर्देशांक देती है और कहती है कि अगली मीटिंग वहीं होगी, लेकिन वहां पहुंचने के लिए बर्ग को समुद्र में 5 मील नीचे जाना होगा जहां होमो एक्वा रहते हैं। समस्या यह थी कि इतनी गहराई पर पानी का दबाव असंभव स्तर तक होता है। आज तक ऐसा कोई पनडुब्बी नहीं बनी थी जो 5 मील नीचे जा सके। फिर भी बर्ग जनरल पियर्स और अपनी टीम के साथ उस मिशन पर निकलता है। पनडुब्बी का हैच पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। करीब 2.5 घंटे बाद वे तय जगह पर पहुंचते हैं। रास्ते में सभी लोग इस बारे में बात करते हैं कि अगर वे जिंदा लौटे तो घर जाकर क्या करेंगे। टैड नाम का आदमी बहुत डरा हुआ था, इसलिए बर्ग उसे हिम्मत देता है और खुद को भी संभालता है। कुछ देर बाद पनडुब्बी रुक जाती है। पियर्स सतह से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक उन्हें महसूस होता है कि पनडुब्बी बहुत तेजी से कहीं खिसक रही है। फिर उन्हें पता चलता है कि बाहर का दबाव बिल्कुल जमीन जैसा है, जबकि वे 5 मील गहराई में थे। तभी अचानक सब लाइट्स बंद हो जाती हैं। सभी लोग ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। जब हैच खुलता है तो वे देखकर दंग रह जाते हैं कि अंदर पानी नहीं आया। बाहर निकलने पर वे देखते हैं कि वे एक विशाल गुफा में हैं, जहां तापमान 21 डिग्री है और सांस लेने लायक ऑक्सीजन भी मौजूद है। तभी साल्ट वहां आती है और बताती है कि यह जगह खास तौर पर इंसानों के लिए तैयार की गई है। वह उन्हें एक मीटिंग रूम में ले जाती है जहां होमो एक्वा भविष्य का फैसला करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उसी रात केट को पता चलता है कि दुनिया के कई देशों के राजनयिक गुप्त बातचीत कर रहे हैं। फोन पर बात करते समय एक स्नाइपर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अपनी जान देकर उसे बचा लेता है। दूसरी ओर टैड, जो अकेला ऐसा इंसान था जिसने ऑक्सीजन मास्क नहीं हटाया, साल्ट को एक गिफ्ट देता है, लेकिन बर्ग समझ जाता है कि उसके अंदर कुछ और छिपा है। वह उसे रोकने दौड़ता है, लेकिन
लेकिन तभी बम फट जाता है। इस धमाके में बर्क की पूरी टीम और कई होमो एक्वा मारे जाते हैं। सिर्फ बर्क बचता है क्योंकि साल्ट उसे बचा लेती है। इसके बाद दुनिया को एक फेक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें ऐसा लगता है कि साल्ट ने जानबूझकर इंसानों को मारा। सरकारें दोनों प्रजातियों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। साल्ट तेज रफ्तार से बर्क को लेकर समुद्र की सतह तक पहुंचती है, जहां हेलीकॉप्टर उसे बचा लेता है। जमीन पर पहुंचकर बर्क बताता है कि धमाके के पीछे टैड था। केट उसकी बात पर विश्वास करती है, लेकिन फिलहाल साल्ट को कैद कर लिया जाता है। बर्क जानता था कि अगर साल्ट को लैब में रखा गया तो इंसान उस पर प्रयोग करेंगे, इसलिए वह ट्रक चुराकर उस स्टील बॉक्स को नदी में गिरा देता है जिसमें साल्ट कैद थी। जैसे ही साल्ट आजाद होती है, बर्क भी पानी में कूद जाता है और साल्ट उसकी जान बचा लेती है। उस रात होमो एक्वा एक नई मीटिंग बुलाते हैं। इस बार साल्ट की जगह टाइड आता है। वह गुस्से में पूछता है कि इंसान इतने पागल कैसे हो गए कि उन्होंने अपने ही लोगों को मरवा दिया। जब केट माफी मांगती है तो टाइड पूछता है कि साल्ट कहाँ है। वह उसे गद्दार घोषित करता है क्योंकि उसने अपनी जाति के बजाय एक इंसान को बचाया था। वह आदेश देता है कि साल्ट को ढूंढकर वापस लाया जाए, वरना अब असली युद्ध शुरू होगा। पूरा शहर साल्ट और बर्क को ढूंढ रहा था, जबकि वे एक गोदाम में छिपे हुए थे। साल्ट अपनी आजादी का जश्न मना रही थी। बातचीत के दौरान वह बर्क से पूछती है कि उसने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। तभी दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। असल में वे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन बर्क अब भी साल्ट के लिए चिंतित था। वह चाहता था कि साल्ट वापस समुद्र में चली जाए, क्योंकि अगर वह वहां नहीं गई तो उसकी अपनी जाति उसे मार देगी। बर्क अपनी पार्टनर की मदद से फोन चुराता है और बारबरा को कॉल करता है ताकि वह उनकी मदद कर सके, लेकिन बारबरा एजेंट्स को सूचना दे देती है और जाल बिछा दिया जाता है। जैसे ही बर्क और साल्ट पुल की ओर भागते हैं, वे चारों तरफ से घिर जाते हैं। उसी समय केट की टीम को पता चलता है कि वह वीडियो फर्जी था। केट सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देती है, लेकिन जनरल गन्सबर्ग साल्ट को मारना चाहता था। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। तभी साल्ट जोरदार चीख मारती है और नदी में कूद जाती है। उस रात होमो एक्वा एक आवाज निकालते हैं जिससे आसपास के सभी कुत्ते समुद्र किनारे आ जाते हैं और उन्हें जाल में पकड़ लिया जाता है। अगले दिन टाइड कहता है कि उन्होंने उन्हें खा लिया, ठीक वैसे ही जैसे इंसान मछलियां खाते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से वैज्ञानिकों को पता चलता है कि होमो एक्वा ग्लेशियर पिघला रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो अंटार्कटिका हर साल 300 बिलियन टन बर्फ खो देगा और समुद्र का स्तर 1600 फीट तक बढ़ जाएगा, जिससे पूरी मानव जाति डूब जाएगी। जोनाथन टाइड से मानवता को बचाने का रास्ता पूछता है। टाइड कहता है कि इंसानों के पास सिर्फ 5 साल हैं। अगर उन्होंने पृथ्वी को ठीक नहीं किया तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंसान इस ग्रह पर रहने लायक नहीं रहे। दूसरी ओर बर्क को नजरबंद रखा जाता है। एक दिन खाना खाने के बाद वह बेहोश हो जाता है। वैज्ञानिक उसके कमरे में आकर उसे इंजेक्शन देते हैं और उसके फिंगरप्रिंट ले लेते हैं ताकि बाद में उसे फंसाया जा सके। उनके जाने के बाद बर्क चुपके से समुद्र किनारे पहुंचता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि साल्ट वहां मिलेगी। सुबह होते ही साल्ट समुद्र से बाहर आती है और बर्क उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन साल्ट उसके साथ भागने के बजाय कहती है कि उसे टाइड से नया समझौता करना होगा, वरना उसकी जाति इंसानों को खत्म कर देगी। इतना कहकर वह उसे चूमती है और वापस समुद्र में चली जाती है। बर्क तुरंत केट के पास जाता है और टाइड तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद दुनिया भर के समुद्र किनारों पर लाखों होमो एक्वा की लाशें मिलने लगती हैं। जांच में पता चलता है कि वे एक वायरस से संक्रमित थे जिसने उनके गलफड़ों को बंद कर दिया था। बाकी समुद्री जीवों पर उसका कोई असर नहीं था। केट समझ जाती है कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया वायरस है और उसे अफसोस होता है कि उसने पहले ये नहीं समझा। उसी दिन गहराई से मदद का सिग्नल मिलता है और बर्क को फिर से मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। जब उसे पता चलता है कि साल्ट वहां होगी तो वह खुशी से रो पड़ता है। मीटिंग में युद्ध खत्म होने की घोषणा की जाती है। साल्ट बताती है कि उनकी जाति के सिर्फ 10% लोग ही बचे हैं। वह कहती है कि जिसने भी यह कायराना हमला किया है, पानी खुद उसे सजा देगा। दोनों प्रजातियों के रिश्ते सुधारने के लिए केट समुद्र की गहराइयों में एक खास जगह चुनती है जहां होमो एक्वा रह सके। जाने से पहले साल्ट अपने दोस्त का दुखद अंत दिखाती है और कहती है कि उनकी जाति इंसानों की चालाकी से डरती है, क्योंकि धोखा देना उनकी फितरत नहीं है। फिर अचानक वहां की कांच की दीवारों में दरारें आने लगती हैं। सब घबरा जाते हैं, लेकिन बर्क शांत रहता है। हन्ना उसकी जान बचाती है। उसी दिन केट को बर्क की रिपोर्ट मिलती है जिसमें पता चलता है कि उसका डीएनए बदल रहा है। वह धीरे धीरे होमो एक्वा जैसा बनता जा रहा था। तब केट फैसला करती है कि बर्क को समुद्र में साल्ट के साथ रहने भेज देना चाहिए। अंत में बर्क साल्ट को चूमता है और उसके शरीर से गलफड़े निकल आते हैं, जिससे वह पानी में सांस ले सकता था। आखिरकार वह इंसानों की दुनिया छोड़कर साल्ट के साथ समुद्र में रहने का फैसला कर लेता है और यही इस मूवी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।